हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 69th BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विजन IS की PT 365 की इकोनॉमी मैगजीन के क्रक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए इस डिस्कशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस डिस्कशन के अंतर्गत आज का जो सबसे पहला पॉइंट है वह है GDP। देखिए, जो GDP ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है उसके अंतर्गत निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार यदि GVA की बात करें तो GVA में किसी देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को शामिल किया जाता है, जबकि GDP में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है। यदि GDP की बात करें तो GVA में यदि उत्पादित वस्तुओं पर निवल कर और निवल सब्सिडी को यदि माइनस कर देते हैं तो टोटल GDP हमारा प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर से इसे ध्यान दीजिएगा, GDP को निकालने के लिए GVA में उत्पादों पर निवल कर को ऐड किया जाता है तथा इसमें से निवल सब्सिडी को माइनस कर दिया जाता है, तो GDP को प्राप्त कर लिया जाता है। इसी प्रकार यदि हम लोग GVA में निवेश और कच्चे माल की लागत को शामिल नहीं करते हैं, सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से किसे GVA में शामिल नहीं किया जाता है और उसमें यदि निवेश और कच्चे माल की लागत को ऑप्शन में दिया हुआ रहता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब निवेश और कच्चे माल की लागत। अब हम लोग यदि GVA की बात करें तो GVA को भारत में सर्वप्रथम 2015 ईस्वी में प्रयोग किया गया था और जो GVA है इसका जो स्थिर मूल्य है वह है 2011-12, अर्थात जो GVA की गणना की जाती है वह स्थिर मूल्य 2011-12 पर ही GVA की गणना की जाती है। इसी प्रकार यदि NSO है वह त्रैमासिक GVA की त्रैमासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, GVA की त्रैमासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट NSO द्वारा जारी किया जाता है और जो GVA है इसकी गणना 2011-12 की स्थिर मूल्य पर GVA की गणना की जाती है। और GDP है तो GDP की जो गणना है वह बाजार मूल्य पर की जाती है, जबकि GVA की गणना है वह स्थिर मूल्य पर की जाती है और GVA के लिए जो स्थिर मूल्य है वह है 2011-12। इसी प्रकार यदि अब हम लोग ग्रीन GDP की बात करें तो देखिए, जो ग्रीन GDP शब्द है इसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहली बार 1993 यानी कि 1993 ईस्वी में UNA द्वारा ग्रीन GDP की बात 1993 ईस्वी में सर्वप्रथम की गई थी। जो ग्रीन GDP है इसमें जो आय गणना का आधार है वह मुख्य रूप से 3 आधार हैं जिनके आधार पर ग्रीन GDP में आय गणना की जाती है। इसमें पहला है पर्यावरणीय संरक्षण, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास और तीसरा है संसाधनों और पर्यावरण की बचत। आप इन तीनों को जरूर याद रखिएगा। ग्रीन GDP में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है तो इस ऑप्शन यदि रहते हैं पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, संसाधनों और पर्यावरण की बचत, तो ये तीनों इसका आंसर होगा, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखिए, यह जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसमें की पहली बार गणना 1990 ईस्वी यानी कि 1990 ईस्वी में की गई थी और जो इसका लेटेस्ट रिपोर्ट है वह है वर्ष 2021-22 का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का लेटेस्ट रिपोर्ट है वर्ष 2021-22 का। इस रिपोर्ट के अनुसार 191 देशों की सूची में जो भारत का स्थान है वह है 132। वहीं हम लोग यदि श्रीलंका की रैंक की बात करें तो श्रीलंका का स्थान है 73, चाइना का स्थान है 79 और बांग्लादेश का स्थान है 129, यानी कि जो भारत की स्थिति है वह बांग्लादेश से भी नीचे है। भारत का रैंक है 132 और बांग्लादेश का रैंक है 129। अब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की यदि बात करें तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वह UNDP द्वारा जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। और जो UNDP है इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान समय में UNDP में 170 सदस्य देश हैं। अब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की आधार की बात कर लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वह किन किन आधारों पर जारी की जाती है। तो मुख्य रूप से 3 आधार हैं जिनके बेस्ट को बनाकर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है स्कूल एजुकेशन यानी कि शिक्षा और तीसरा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। आप इन तीनों आधारों को याद रखिएगा, जीवन प्रत्याशा, स्कूल एजुकेशन और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय।
नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। पहला अनुच्छेद 282 और दूसरा अनुच्छेद 280। तो यदि अनुच्छेद 280 की बात करें तो इसमें वित्त आयोग की बात की गई है, और जो अनुच्छेद 282 है इसमें विवेकाधीन अनुदान की बात की गई है। तो आप लोग इन दोनों आर्टिकल को जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा यदि हम लोग आरबीआई एक्ट की बात करें तो आरबीआई से संबंधित एक एक्ट है 1934 ईस्वी में, उस एक्ट को जारी अधिनियमित किया गया था। उस एक्ट के अनुसार यह वर्णित किया गया है कि केंद्र सरकार है वह आरबीआई को समय समय पर निर्देश जारी कर सकती है, यानी कि आरबीआई को निर्देश जारी करने का अधिकार सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 ईस्वी के द्वारा दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वह है एफआरबीएम एक्ट, जो कि 2003 ईस्वी में एफआरबीएम एक्ट लागू किया गया था। और यदि हम लोग मुख्य पॉइंट की बात करें तो एफआरबीएम एक्ट को 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार एफआरबीएम एक्ट को वर्ष 2003 ईस्वी में लागू किया गया था। तो एफआरबीएम एक्ट की समीक्षा के लिए हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एनके सिंह समिति की गठन किया गया था। इस एनके सिंह समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इस एनके सिंह समिति के सुझावों के अनुसार इसने राजकोषीय घाटा को 2.5% तक करने की सिफारिश की। इसी प्रकार यदि राजस्व घाटा की बात करें तो इसने राजस्व घाटा को 0.8% तक रखने की सिफारिश की है, तथा इसने ऋण जीडीपी अनुमान 60% करने की बात की है, जिसमें से यह जो ऋण जीडीपी अनुपात 60% करने की बात की है एनके सिंह समिति ने, उसमें केंद्र सरकार की ऋण जीडीपी अनुपात 40% होगा और राज्य सरकार का ऋण जीडीपी अनुमान को 20% तक करने की सिफारिश की है एनके सिंह समिति ने। और इस एनके सिंह समिति का जो गठन किया गया था मुख्य रूप से एफआरबीएम एक्ट की समीक्षा करने के लिए एनके सिंह समिति का गठन किया गया था। एफआरबीएम एक्ट 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2003 ईस्वी में लागू हुआ था। अब हम लोग समझते हैं ओवरड्राफ्ट। देखिए, ओवरड्राफ्ट की जो सीमा थी वह पूर्व में 50 दिन की थी, लेकिन इसे घटाकर 36 दिन कर दिया गया है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, सपोज एग्जाम में प्रश्न पूछ ले जा सकते हैं कि वर्तमान समय में ओवरड्राफ्ट की अवधि कितनों दिनों की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 दिन। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, जीएसटी को सर्वप्रथम 2003 ईस्वी में केलकर टास्क फोर्स ने वर्णित किया था, यानी कि भारत में जीएसटी को लागू करने की सिफारिश सर्वप्रथम 2003 ईस्वी में केलकर टास्क फोर्स ने की थी, और इसी की सिफारिश को आधार बनाकर वर्ष 2016 ईस्वी में 101वां संशोधन किया गया। और जो जीएसटी है वह संभवतः 1 अप्रैल 2017 ईस्वी से जीएसटी को भारत में लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन आप लोग याद रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन 2016 ईस्वी में हुआ था, और जो 101वां संविधान संशोधन है इसका संबंध गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर से है। नेक्स्ट है आर्टिकल 246A। यदि आर्टिकल 246A की बात करें तो यह संसद एवं राज्य विधानमंडल को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 246A। इसी में एक और अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, वह है 279A। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो 279A आर्टिकल है वह जीएसटी काउंसिल की बात करता है, और ये जो जीएसटी काउंसिल है इसके चेयरमैन होते हैं इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि भारत के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं। इस जीएसटी काउंसिल में यदि मतदान की बात करें तो 2/3 वोट है वह राज्यों को प्रदान किया गया है, जबकि जो 1/3 वोट है वह केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। इस जीएसटी से बाहर कुछ वस्तुएं हैं, उससे भी हम लोग देख लेते हैं। जीएसटी से जो बाहर है वह सर्वप्रथम है विद्युत शुल्क, यानी कि बिजली पर जो शुल्क लगता है उसे जीएसटी से बाहर किया गया है। और दूसरा है सीमा शुल्क, तीसरा है स्टाम्प एवं संपत्ति कर, इसे भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस एवं एविएशन टरबाइन फ्यूल, इन सबको जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त एक और है, वह है अल्कोहल पर उत्पाद शुल्क, यानी कि शराब पर जो उत्पाद शुल्क लगता है उसे भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। अर्थात कह सकते हैं कि जीएसटी से बाहर मुख्य रूप से 9 ऐसे वस्तुएं हैं या उत्पाद हैं जिन्हें कि जीएसटी से बाहर रखा गया है, जिनमें पहला है विद्युत शुल्क, दूसरा सीमा शुल्क, तीसरा स्टाम्प एवं संपत्ति कर, चौथा पेट्रोलियम, पांचवा
चौथा है पेट्रोलियम क्रूड, पांचवा डीजल, छठा पेट्रोल, सातवां है प्राकृतिक गैस, आठवां है एविएशन टरबाइन फ्यूल और नौवां है अल्कोहल पर उत्पाद शुल्क। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। यह जो सेक्शन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीएसटी से बाहर किन किन वस्तुओं को रखा गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है जीएसटी क्षतिपूर्ति कर। देखिए जो जीएसटी क्षतिपूर्ति कर है वह वर्ष 2022 ईस्वी तक ही निर्धारित किया गया था, यानी कि जीएसटी के लागू होने से 5 वर्ष तक जीएसटी क्षतिपूर्ति कर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन वर्ष 2022 ईस्वी में इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया गया है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जो जीएसटी क्षतिपूर्ति दी जाएगी वह वर्ष 2026 ईस्वी तक राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और इसकी जो पूर्व सीमा थी वह वर्ष 2022 थी। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, पूर्व सीमा वर्ष 2022 थी, लेकिन वर्ष 2022 ईस्वी में इसे बढ़ाकर वर्ष 2026 कर दिया गया। आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल सर्विस टैक्स। देखिए यह जो डिजिटल सर्विस टैक्स है इसे ओईसीडी के द्वारा प्रावधान किया गया है, यानी कि डिजिटल सर्विस टैक्स को लगाए जाने का प्रावधान ओईसीडी के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में सुधार करना, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना डिजिटल सर्विस टैक्स का मुख्य प्रावधान है और यह जो डिजिटल सर्विस टैक्स है यह ओईसीडी द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है G24 यानी कि ग्रुप 24, अर्थात यह जो 24 सदस्य देशों का यह एक समूह है जिसे G24 नाम दिया गया है। यह जो G24 है वह 1971 ईस्वी में G77 द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन इसका औपचारिक जो स्वरूप है वह 1972 ईस्वी में प्रदान किया गया। यह जो G24 है इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन वर्तमान समय में इसके सदस्य हैं 29, यानी कि G24 है उसके वर्तमान समय में 29 सदस्य हैं। भारत भी G24 का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। नेक्स्ट पॉइंट है ओईसीडी। यदि हम लोग ओईसीडी की बात करें, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि डिजिटल सर्विस टैक्स को ओईसीडी के द्वारा लागू किया गया है। यदि ओईसीडी की बात करें तो ओईसीडी का पूर्व नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1948 ईस्वी में, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन का नाम 1961 ईस्वी में परिवर्तित कर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कर दिया गया। इसकी द्वारा एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाती है, वह है इंटरनेशनल इमिग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। जो इंटरनेशनल इमिग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट है वह फ्रेंड्स ओईसीडी द्वारा जारी किया जाता है। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इंटरनेशनल इमिग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो इसका आंसर आप लोग लगाएंगे ओईसीडी। और भारत भी ओईसीडी का सदस्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, भारत जो है वह ओईसीडी का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व का मतलब हुआ कि वैसे कर जिससे सरकार को कोई भी राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है। इसके अंतर्गत है ब्याज प्राप्तियां, दूसरा पीएसयू से प्राप्त लाभांश, तीसरा है विनिवेश, चौथा है निजीकरण और पांचवा है परिसंपत्ति मुद्रीकरण। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि इसे संक्षिप्त में VDA भी कहते हैं। वर्चुअल जो डिजिटल एसेट्स है इसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत परिभाषित किया गया है। 10,000 से अधिक की VDA या क्रिप्टो करेंसी पर वर्चुअल डिजिटल टैक्स को लगाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 10,000 से अधिक यदि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होता है तो इसके ऊपर 1% का TDS लगेगा। VDA से आय पर 30% का टैक्स लगेगा, यानी कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है इसके तहत यदि आय आपको प्राप्त होती है तो उस आय पर 30% का कर सरकार को देना होगा। नेक्स्ट है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, भारत में 2012 ईस्वी से लागू हुआ। आप लोग सिर्फ इसे इतना ही याद रखिएगा कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल को भारत में कब लागू किया गया, तो वर्ष 2012 ईस्वी। नेक्स्ट है विंडफॉल टैक्स।
विंडफॉल जो टैक्स है वह कच्चे तेल के उत्पादन पर लगता है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, विंडफॉल टैक्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ कच्चे तेल के उत्पादन पर ही लगता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, जिसे संक्षिप्त में एनएमपी कहते हैं। इसके तहत 6 लाख करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अंतर्गत। नेक्स्ट है टोबिन टैक्स। देखिए जो टोबिन टैक्स है वह स्पॉट करेंसी कन्वर्जन पर टोबिन टैक्स लगता है, और जो विंडफॉल टैक्स है वह कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स रखता है। तो आप लोग इसे दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो वह है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। देखिए जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इसे एनएस विश्वनाथन समिति की सिफारिश पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लागू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है टायर 1 शहरों में यूसीबी की जो न्यूनतम नेट वर्थ होगी वह 2 करोड़ होगी, जबकि अन यूसीबी की जो न्यूनतम नेट वर्थ होगी वह 5 करोड़ होगी। यानी कि टायर 1 शहरों में यूसीबी की जो न्यूनतम नेट वर्थ होगी वह 2 करोड़ होगी, जबकि इसके अलावा अन्य शहरों में जो न्यूनतम नेट वर्थ होगी वह 5 करोड़ रुपए की राशि होगी। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वह एक प्रकार का सहकारी समिति है। इसका विनियमन किया जाता है आरबीआई प्लस केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन यदि लघु सहकारी बैंक की बात करें तो जो लघु सहकारी बैंक है इसका विनियमन किया जाता है नाबार्ड प्लस राज्य सरकार के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इसका विनियमन किया जाता है आरबीआई एवं केंद्र ओबली राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन जो लघु सहकारी बैंक है स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक है उसका विनियमन किया जाता है नाबार्ड एवं राज्य सरकार के द्वारा। इसी प्रकार का एक और है वह है रीजनल रूरल बैंक। ध्यान दीजिएगा, रीजनल रूरल बैंक, इसमें केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी होती है वह 50% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है, 35% संबंधित बैंक की हिस्सेदारी होती है तथा 15% जो हिस्सेदारी होती है वह राज्य सरकार की 15% हिस्सेदारी होती है रीजनल रूरल बैंक में। जो रीजनल रूरल बैंक है इसकी स्थापना नरसिंहम समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में की गई थी। और जो रीजनल रूरल बैंक है इसका जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना। इसका रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना की गई थी नरसिंहन समिति की सिफारिश पर 1975 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना। इसमें 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की, 35% हिस्सेदारी राज्य सरकार की तथा 35% हिस्सेदारी संबंधित बैंक की एवं 15% जो हिस्सेदारी होती है फ्रेंड्स वह राज्य सरकार की होती है। अब यदि हम लोग नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 ईस्वी में की गई थी। लेकिन यह जो शिवरमन समिति है इसने 1979 ईस्वी में ही अपनी सिफारिश में नाबार्ड की स्थापना का सिफारिश की थी। लेकिन इसकी जो स्थापना की गई थी वह वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। और वर्तमान समय में नाबार्ड में 100% स्वामित्व है वह केंद्र सरकार की है। इसमें पूर्व में 49% की हिस्सेदारी आरबीआई की थी, लेकिन इसमें वर्तमान समय में जो 100% की स्वामित्व है वह केंद्र सरकार की है। अब हम लोग बात करते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो। देखिए यह जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है यह एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसकी स्थापना वर्ष 2016 ईस्वी में की गई थी। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना वर्ष 2016 ईस्वी में पीजे नायक समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी और वर्तमान समय में यह एक स्वायत्त निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य है पब्लिक सेक्टर बैंक में सुधार एवं प्रमुखों का चयन करना। बैंक बोर्ड ब्यूरो की महत्वपूर्ण कार्य हैं। यदि हम लोग फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो की बात करें तो बैंक बोर्ड ब्यूरो को प्रतिस्थापित कर फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो की स्थापना की गई है। यदि हम लोग फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के बारे में डिटेल में बात करें तो देखिए यह BBB यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का स्थान लेगा। इसकी स्थापना वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत की जाएगी। यानी कि जो वित्तीय सेवा विभाग है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो यह है वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वित्तीय सेवा विभाग।
इसका जो मुख्य कार्य होगा वह ट्रिपल बी का ही यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का ही इसके मुख्य कार्य होंगे। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो का ही मुख्य कार्य होगा, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो का। एवं सरकार को बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण सलाह भी उपलब्ध कराएगा फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। इसके जो अध्यक्ष होंगे वह केंद्र सरकार द्वारा नामित होंगे, लेकिन इसका जो पदेन सदस्य की यदि बात करें तो वित्तीय सेवा विभाग का सचिव इसका पदेन सदस्य होगा। इसके अंतर्गत सार्वजनिक उद्यम विभाग का सचिव, IRDAI का अध्यक्ष तथा RBI का डिप्टी गवर्नर, ये 4 पोस्ट जो हैं वह इसके पदेन सदस्य होंगे। इसके कुल सदस्य की बात करें तो टोटल 11 सदस्य होंगे फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो में। नेक्स्ट है टी बिल। देखिए यह जो टी बिल है वह सरकार द्वारा जारी किया जाता है। टी बिल एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण होता है जिसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत 91 दिन या 182 दिन या 364 दिन, इतने दिन के लिए ही जो टी बिल है वह जारी किया जाता है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, 91 दिन, 182 दिन एवं 364 दिन के लिए टी बिल को केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है और जो टी बिल है वह एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण है। नेक्स्ट पॉइंट है NPA। देखिए जो NPA है वह कब माना जाता है कि वह जो लोन है वह NPA हो गया। सपोज यदि किसी मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिन से नहीं हुआ हो, यानी कि ऋण लेने की अवधि के 90 दिनों के बाद तक यदि मूलधन या ब्याज का भुगतान नहीं हुआ हो तो उस ऋण को माना जाएगा कि वह NPA हो गया है। लेकिन यदि अल्प कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में अल्प अवधि की जो फसल है उसके अंतर्गत जो NPA की सीमा है वह 2 फसल मौसम है। यानी कि सपोज कृषि क्षेत्र पर जो ऋण ली गई है उस ऋण का भुगतान यदि अल्प अवधि की फसल में 2 फसल मौसम तक नहीं किया गया तो माना जाएगा कि वह जो ऋण है वह NPA हो गया। और यदि लंबी अवधि की फसल पर ऋण ली गई है तो उसके लिए जो NPA की सीमा है वह 1 फसल मौसम है। यानी कि 1 फसल मौसम के अंतर्गत लंबी अवधि की फसल के लिए यदि ऋण का भुगतान नहीं किया गया तो उससे माना जाएगा कि वह ऋण NPA हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की। तो देखिए डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल 100 करोड़ से अधिक के विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। और इसके अंतर्गत एक और कॉन्सेप्ट है बैड बैंक का। बैड बैंक 2021-22 के बजट में बैड बैंक का प्रावधान किया गया था। तो सपोज प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बैड बैंक का प्रावधान भारत में पहली बार कब किया गया, यानी या किस वर्ष के बजट में किया गया। तो आप लोग लगाएंगे वर्ष 2021 के बजट में बैड बैंक का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की सिफारिश नरसिंहन समिति के द्वारा की गई थी और जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है इसे सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। RBI इसे NBFC के रूप में विनियमित करती है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना के लिए 300 करोड़ का पूंजी होना आवश्यक है। आप लोग इसमें 2 ही पॉइंट याद रखिएगा। पहला कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की, तो नरसिंहम समिति ने असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की सिफारिश की। और दूसरा कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना के लिए कितने करोड़ का पूंजी होना आवश्यक है, तो 300 करोड़ रुपए का पूंजी होना आवश्यक है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना के लिए। नेक्स्ट है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। देखिए जो थोक मूल्य सूचकांक है वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है DPIIT, इसके द्वारा यह रिपोर्ट इंडेक्स तैयार की जाती है, लेकिन इसे जारी किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। इसी के तहत एक और है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत NSO द्वारा जारी किया जाता है। तो आप इसे दोनों को ध्यान दीजिएगा। WPI को जारी किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत और जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसे जारी किया जाता है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति। ध्यान दीजिएगा यह जो मौद्रिक नीति समिति है इसे उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर 2014 ईस्वी में
स्थापित किया गया था मौद्रिक नीति समिति की। मौद्रिक नीति समिति में टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें जो 3 सदस्य हैं वह आरबीआई के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, और इसके अलावा जो 3 रेस्ट सदस्य हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं। और मौद्रिक नीति समिति इसकी बैठक वर्ष में 4 बार यानी कि प्रत्येक 3 माह के अंतर्गत 3 माह पर मौद्रिक नीति समिति की बैठक की जाती है। और जो मौद्रिक नीति समिति है इसका कोरम है वह 4 सदस्य, यानी कि 6 में से 4 सदस्य यदि उपस्थित होंगे तो ही मौद्रिक नीति समिति की बैठक को प्रारंभ की जाएगी। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना वर्ष 2014 ईस्वी में उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सदस्य आरबीआई के द्वारा और 3 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा नामित होते हैं। इसकी बैठक वर्ष में 4 बार यानी कि प्रत्येक 3 महीने के अंतराल पर इसकी बैठक की जाती है, और इसकी गणपूर्ति के लिए 4 सदस्य का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मूव करते हैं, तो वह है CPFI यानी कि उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक है, इसे NSO के द्वारा जारी किया जाता है, और इसका आधार वर्ष है वह है वर्ष 2012 ईस्वी। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक को 3 क्षेत्र के अंतर्गत जारी किया जाता है। पहला है ग्रामीण, दूसरा शहरी और तीसरा संयुक्त। नेक्स्ट पॉइंट है वह है CPI मुद्रास्फीति लक्ष्य। मुद्रास्फीति लक्ष्य की बात करें तो वर्तमान समय में 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य की निर्धारित की गई है, लेकिन इसमें ±2 संभव है, यानी कि 2% से लेकर 6% तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। 2 से 6 के बीच में 5 वर्ष में आरबीआई के परामर्श से इसे निर्धारित की जाती है, अर्थात प्रत्येक 5 वर्ष पर आरबीआई के परामर्श के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर। यदि प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर की बात करें तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना वर्ष की गई है। इसका जो लक्ष्य है वह 31 मार्च 2030 ईस्वी तक 750 PMC प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर खुल गए हैं, और जो प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर है इसमें 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है तथा 50% हिस्सेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर वर्तमान समय में 750 स्थापित किए गए हैं, जिसमें से 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है और 50% हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है बेसल 3 मापदंड। ध्यान दीजिएगा, जो बेसल 3 मापदंड है इससे संबंधित यूपीएससी में एक बार प्रश्न पूछे गए हैं कि बेसल 3 मापदंड का संबंध किससे है। तो जो बेसल 3 मापदंड है इसका संबंध है बैंकिंग रिफॉर्म से। ध्यान दीजिएगा, बेसल 3 मापदंड का संबंध है बैंकिंग रिफॉर्म से। अब नेक्स्ट और 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण है वह है बैंकिंग लोकपाल समिति। जो बैंकिंग लोकपाल समिति है इसे 2006 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है लोकपाल स्कीम फॉर एनबीएफसी के लिए जो लोकपाल स्कीम है इसे वर्ष 2018 ईस्वी में लागू किया गया, और लोकपाल स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजिशन, जो डिजिटल ट्रांजिशन है इसके लिए लोकपाल की स्थापना वर्ष 2019 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ध्यान देते हैं वह है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखिए, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्थापित किया गया है, और इसकी घोषणा की गई थी वर्ष 2014-15 ईस्वी में। स्मॉल फाइनेंस बैंक कुल ऋण का 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना अनिवार्य किया गया है। यानी कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वह सपोज यदि एक वर्ष में 100 लोगों को ऋण प्रदान करता है तो उसमें से 75 क्षेत्र ऐसे होंगे, यानी कि 75 लोग ऐसे होंगे जिन्हें कि जो ऋण प्रदान किया गया होगा वह प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए 75 लोगों को ऋण प्रदान किया गया होगा। और इसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बात है वह कि स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो न्यूनतम इक्विटी है वह है 200 करोड़ रुपया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक की न्यूनतम इक्विटी कितनी है? 200 करोड़ रुपया। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट विजन 2025। तो देखिए, यह जो पेमेंट विजन 2025 है इसे आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। तो आप लोग सिर्फ इतना ही रखिएगा कि हाल ही सपोज प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में पेमेंट विजन 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है
डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। देखिए यह जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है और जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है इसका बेस ईयर है 2011 ईस्वी, लेकिन इसे प्रारंभ लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2021 ईस्वी में। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हो गए। पहला कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष क्या है, तो वर्ष 2011 ईस्वी, और इसकी स्थापना यानी कि प्रारंभ कब किया गया, तो 1 जनवरी 2021 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई एक्ट 1934 ईस्वी। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आरबीआई एक्ट 1934 ईस्वी के द्वारा नोट जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। यानी कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई एक्ट 1934 ईस्वी के द्वारा प्रदान किया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बॉन्ड को देख लेते हैं। तो पहला है फिक्स्ड रेट बॉन्ड। देखिए यह जो फिक्स्ड रेट बॉन्ड है वह पूरी अवधि ब्याज दर निश्चित की जाती है। यानी कि जो फिक्स्ड रेट बॉन्ड है इसके अंतर्गत जो पूरी अवधि ब्याज दर निर्धारित की जाती है। लेकिन जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है इसके अंतर्गत जो ब्याज दर यानी कि जो इंटरेस्ट की सीमा है वह घटती बढ़ती रहती है। सपोज यदि मई महीने में जो इंटरेस्ट की सीमा यदि 4% है तो जून महीने में इंटरेस्ट की सीमा 6% भी हो सकती है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के अंतर्गत। लेकिन जो फिक्स्ड रेट बॉन्ड है इसके अंतर्गत यदि मई महीने में इंटरेस्ट जो ब्याज है उसकी अवधि यदि सीमा यदि 4% है तो जून महीने में भी ब्याज की सीमा 4% ही होगी। यह फिक्स्ड रेट बॉन्ड है। लेकिन जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है इसके अंतर्गत जो ब्याज दर की सीमा है वह घटती बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है जीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड। देखिए यह जो जीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड है वह निवेशक को कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मूलधन ही वापस होते हैं। यानी कि नाम ही है जीरो इंटरेस्ट, यानी कि इस पर कोई इंटरेस्ट लागू नहीं होगा। अब नेक्स्ट है वह आप लोग भी जानते होंगे, वह है ब्लू बॉन्ड। यदि ब्लू बॉन्ड की बात करें तो महासागरों एवं नीली अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए ब्लू बॉन्ड को जारी किया जाता है। नेक्स्ट है मसाला बॉन्ड। तो यह जो देखिए यह जो मसाला बॉन्ड है वह 2015 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है। मसाला बॉन्ड भारतीय संस्थाएं मसाला बॉन्ड के अंतर्गत विदेशी बाजार में रुपये में धन जुटा सकती हैं। मसाला बॉन्ड के अंतर्गत जो भारतीय संस्थाएं हैं वह विदेशी बाजार में रुपये में धन को एकत्र कर सकती हैं। मसाला बॉन्ड को आरबीआई ने 2015 ईस्वी में सहमति दी, अर्थात कह सकते हैं कि वर्ष 2015 ईस्वी में मसाला बॉन्ड को आरबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह जो मसाला बॉन्ड है ऐसे भी यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा यह जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है वर्तमान समय में 75 ऐसे यूनिट हैं जिसे कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। और जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है यह केंद्र सरकार, आरबीआई, इंडियन बैंक एसोसिएशन और सहभागी बैंक का यह एक संयुक्त पहल है। यानी कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में टोटल 4 सहभागी हैं, जिनमें पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है इंडियन बैंक एसोसिएशन और चौथा है इसमें सहकारी बैंक। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स सपोज प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को किन किन के द्वारा स्थापित किया गया है, उनमें इन चारों ऑप्शन दिया जा सकता है। उसके बाद आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए यह जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है यह पहली बार वर्ष 2019-20 ईस्वी में लागू की गई थी। यह निवेशकों को सामाजिक उद्यमों के शेयर खरीदने की अनुमति प्रदान करता है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे संक्षिप्त में सेबी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया जिसे संक्षिप्त में सेबी कहते हैं, इसकी स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में की गई थी। लेकिन 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया। यह जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया है यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना कहाँ की गई है। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में की गई है। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण है 69th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में की गई है। नेक्स्ट है सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स। देखिए यह जो सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स है इसके अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की राशि को प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में गाजियाबाद नगर निकाय ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम है गाजियाबाद नगर निगम। यह भी 69th बीपीएससी की पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है IRDAI। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी यानी कि 1999 ईस्वी में मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर IRDAI की स्थापना की गई थी। इसे संक्षिप्त में इरडा भी कहते हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है वह वर्तमान समय में हैदराबाद में है, लेकिन इसकी स्थापना के समय इसका जो हेड क्वार्टर था वह दिल्ली में था, लेकिन इसे स्थानांतरित कर वर्तमान समय में हैदराबाद में कर दिया गया है। और यह जो इरडा है वह एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है और यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो जरूर याद रखिएगा कि इरडा की स्थापना वर्ष 1999 ईस्वी में मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसकी हेड क्वार्टर वर्तमान समय में हैदराबाद में है और पूर्व में इसकी हेड क्वार्टर दिल्ली में है थी। नेक्स्ट है बोस्ट्रो खाता। देखिए यह जो बोस्ट्रो खाता है यह एक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में किसी अन्य बैंक की ओर से खोला गया एक खाता है, इसे बोस्ट्रो खाता कहते हैं। इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है वह है नोस्ट्रो खाता। ध्यान दीजिएगा, यह जो नोस्ट्रो खाता है वह सपोज एक उदाहरण हम लोग समझते हैं कि SBI ने किसी अमेरिकन बैंक में अपनी खाता खुलवाया। SBI ने अमेरिकन बैंक में अपनी खाता खुलवाया तो उसे हम लोग कहेंगे नोस्ट्रो खाता। तो वह हो जाएगा नोस्ट्रो खाता। ध्यान दीजिएगा, यह जो नोस्ट्रो खाता है वह भारतीय बैंक यदि किसी विदेशी बैंक में अपनी खाता खुलवाते हैं तो उसे कहेंगे नोस्ट्रो खाता। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संक्षिप्त में आप लोग WTO के रूप में भी जानते हैं। यह जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी और जो भारत है वह 1 जनवरी 1995 ईस्वी से ही WTO का संस्थापक सदस्य है। WTO में वर्तमान समय में 164 सदस्य हैं और 23 पर्यवेक्षक हैं WTO का। यदि पर्यवेक्षक की बात करें तो ईरान, इराक और भूटान ये तीनों भी WTO के पर्यवेक्षक सदस्य हैं। इसके मुख्यालय है जेनेवा में और जो WTO है इसे पूर्व में GATT के रूप में जाना जाता था। WTO को पूर्व में GATT के रूप में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रीटी के रूप में जाना जाता था। और जो GATT थी इसकी स्थापना की गई थी 8 जुलाई 1948 ईस्वी को GATT की स्थापना की गई थी, लेकिन GATT को परिवर्तित कर 1995 ईस्वी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रूप दे दिया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 सदस्य हैं, इसमें 23 पर्यवेक्षक हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। भारत 1 जनवरी 1995 ईस्वी से ही WTO का सदस्य है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं वह है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कि संक्षिप्त में IMF के रूप में जानते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो उत्पत्ति है वह है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत यह एक स्थापित की गई संस्था थी। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। और ध्यान दीजिएगा, यह जो IMF में जो सदस्य होंगे वो ही वर्ल्ड बैंक में सदस्य बन सकते हैं। यानी कि वर्ल्ड बैंक की सदस्यता प्राप्त करने के लिए IMF का सदस्य होना बहुत ही जरूरी है। IMF द्वारा 2 महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें से पहला रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और दूसरा और एवं महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वह है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वर्ल्ड IMF के द्वारा जारी की जाती है। यानी कि IMF के द्वारा 2 रिपोर्ट जारी की जाती है, पहला वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट।
आईएमएफ के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, वह है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट को 1969 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान समय में SDR में 5 देशों की मुद्रा को शामिल किया गया है, जिसमें से अमेरिकन डॉलर है, दूसरा यूरो है, तीसरा चीन का युआन है, चौथा जापान का येन है और पांचवा ब्रिटेन की पाउंड है। यानी कि वर्तमान समय में IMF की SDR में 5 देशों की मुद्राओं को शामिल किया गया है, जिसमें अमेरिका का डॉलर, दूसरा यूरो, तीसरा चीन का युआन, चौथा जापान का येन और पांचवा ब्रिटेन का पाउंड है। ये सेक्शन को आप लोग याद रखिएगा, SDR को। ये SDR बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, यदि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके अंतर्गत यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रोसेस है जिसके आधार पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनमें पहला है ऑटोमेटिक रूट और जो दूसरा है वह है गवर्नमेंट रूट। यदि ऑटोमेटेड रूट की बात करें तो इसे निवेश करने के लिए सरकार एवं RBI से पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटेड रूट से FDI के लिए सरकार एवं RBI की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट रूट है उसके अंतर्गत निवेश करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, जो FDI है वर्तमान समय में भारत में ऐसे 9 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें FDI प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि वर्तमान समय में भारत के 9 क्षेत्र में FDI को नहीं किया जा सकता, जिनमें पहला है तंबाकू विनिर्माण, इस क्षेत्र में FDI की अनुमति नहीं है। दूसरा लॉटरी, तीसरा रियल एस्टेट, चौथा कृषि क्षेत्र से संबंधित भाग, पांचवा मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार छठा गैबलिंग, सातवां चिट फंड, आठवां निधि कंपनियां और नौवां में ऐसे क्षेत्र हैं जो कि निजी क्षेत्र के लिए खुले हुए नहीं हैं माफ करिएगा, जैसे कि परमाणु ऊर्जा। यानी कि वर्तमान समय में भारत में 9 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि FDI नहीं किया जा सकता, यानी कि FDI के माध्यम से निवेश नहीं किया जा सकता। 9 क्षेत्र को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यह जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है इसे अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। और नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, इसे 1999 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह है गिग वर्कर्स। देखिए, गिग वर्कर्स होते हैं, इसे इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। गिग वर्कर्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, उसका नाम है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट। इसे जारी किया गया है फ्रेंड्स, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक रिपोर्ट को जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट। देखिए, जो इंडियन प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट है इसे RBI एवं सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमी के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है इंडियन प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट को। इसके अलावा नेक्स्ट है वह है नेशनल कैरियर सर्विस। जो नेशनल कैरियर सर्विस है वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण पोर्टल है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण पोर्टल है नेशनल कैरियर सर्विस। इसी प्रकार से यदि हम लोग गोल की बात करें तो गोल का पूरा नाम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं फेसबुक इंडिया, इन दोनों का एक संयुक्त प्रोग्राम है गोल, जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक इंडिया का। इसके अंतर्गत जो इसका मुख्य उद्देश्य है वह है जनजातीय युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाना, गोल का मुख्य उद्देश्य है। और गोल जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं फेसबुक इंडिया का एक संयुक्त प्रोग्राम है। नेक्स्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, यह जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वह 23 फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जारी किया जाता है और वर्ष में 2 बार इसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग की यदि बात करें
तो राष्ट्रीय किसान आयोग को बनाने की सिफारिश एम.एस. स्वामीनाथन समिति ने की थी। राष्ट्रीय किसान आयोग एम.एस. स्वामीनाथन समिति। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। लेकिन यदि मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष की बात करें तो मोटे अनाज का जो राष्ट्रीय वर्ष था वह था वर्ष 2018 ईस्वी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 ईस्वी और मोटे अनाज के लिए राष्ट्रीय वर्ष 2018 ईस्वी। PR-23, ध्यान दीजिएगा, यह जो PR-23 है वह चीन द्वारा विकसित 12मासी चावल की एक बीज है, यानी कि चीन द्वारा विकसित 12मासी चावल की एक किस्म है जिसका नाम है PR-23। सपोज प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में समाचार खबरों में रहा PR-23 क्या है, तो इसका आंसर होगा चीन द्वारा विकसित एक प्रकार का 12मासी चावल की एक किस्म है। नेक्स्ट है कि भारत विश्व में कच्चे जूट के उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा बांग्लादेश है और तीसरा चीन है। जूट को गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन के रूप में भी जानते हैं, अर्थात तो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? सपोज गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा जूट से, कॉटन। नेक्स्ट है एशियन पाम ऑयल अलायंस। ध्यान दीजिएगा, जो एशियन पाम ऑयल अलायंस है इसके सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं नेपाल। इन्हीं 5 देश मिलकर एशियन पाम ऑयल अलायंस का गठन किए गए हैं पाम ऑयल आयातक देशों द्वारा, यानी कि यह जो 5 सदस्य देश हैं वह पाम ऑयल का प्रमुख आयातक देश हैं। नेक्स्ट है 11वीं कृषि गणना। यदि 11वीं कृषि गणना की बात करें तो देखिए, कृषि गणना है वह प्रत्येक 5 वर्ष पर कृषि गणना की जाती है और 11वीं कृषि गणना वर्ष 2021-22 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर खादी। ध्यान दीजिएगा, सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर खादी, इसका जो वर्तमान समय में भारत में 5 स्थानों पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर खादी की स्थापना की गई है, जिनमें है दिल्ली, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है गांधीनगर, चौथा कोलकाता एवं 5वां शिलोंग। इन्हीं 5 स्थानों पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर खादी की स्थापना की गई है। अब हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक स्वर्ण का भंडार, यानी कि सोना का सर्वाधिक भंडार भारत में किन किन राज्यों में है। तो देखिए, सोना का सर्वाधिक भंडार बिहार में है, उसके बाद दूसरा स्थान पर राजस्थान है, तीसरा स्थान पर कर्नाटक है, चौथा वेस्ट बंगाल, 5वां आंध्र प्रदेश। तो आप लोग टॉप 3 को याद रखिए, अर्थात सोना का सर्वाधिक भंडार में टॉप 3 को आपको याद रखना है। तो टॉप 3 के अंतर्गत हैं बिहार, दूसरा राजस्थान, तीसरा कर्नाटक। यदि राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति की बात करें तो राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति वर्ष 2016 ईस्वी में लागू हुई थी। इसमें राष्ट्रीय खनिज नीति को 2019 ईस्वी में लागू किया गया था। देखिएगा, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति को वर्ष 2016 ईस्वी में लागू किया गया, लेकिन जो राष्ट्रीय खनिज नीति है इसे वर्ष 2019 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। यदि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके में, और संभवतः वर्ष 2019 या 20 ईस्वी के आसपास भारत ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की अध्यक्षता की थी। तो आप लोग इसे कंफर्म हो लीजिएगा, वर्ष 2019 या वर्ष 2020 ईस्वी में भारत ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की अध्यक्षता की थी। इसका मुख्यालय है लंदन में। नेक्स्ट है विश्व बैंक समूह। तो इस विश्व बैंक समूह के अंतर्गत 1944 ईस्वी में विश्व बैंक समूह की स्थापना की गई थी। इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत 1944 ईस्वी में विश्व बैंक समूह की स्थापना की गई थी। इस विश्व बैंक समूह के अंतर्गत टोटल 5 संगठन हैं जिन्हें कि विश्व बैंक समूह के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, इसमें 189 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। यदि अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी और इसके 174 सदस्य देश हैं। इन्हीं दो को मिलाकर, यानी कि IBRD और दूसरा IDA, इन्हीं दोनों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी।
तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी और इसमें 186 सदस्य हैं। नेक्स्ट है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इसे संक्षिप्त में मिगा कहते हैं। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी और वर्तमान समय में इसमें 182 सदस्य हैं। इसके अलावा जो पाँचवा है वह है ICSID, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी और इसके अंतर्गत 158 सदस्य हैं। तो इसमें आप लोग दो को जरूर याद रखना है कि पहला IBRD और दूसरा IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इन दोनों को मिलाकर ही वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखिए यदि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो 1971 ईस्वी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना क्लाउस श्वाब के द्वारा 1971 ईस्वी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है एंटरप्रेन्योरशिप इन द ग्लोबल पब्लिक इंटरेस्ट, इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसे संक्षिप्त में एक्जिम यानी कि एक्स से हो गया एक्सपोर्ट और IM से हो गया इंपोर्ट। तो इसकी स्थापना जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, इसकी स्थापना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्ट 1981 के अंतर्गत की गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं, तो वह है वैश्विक खाद्य सुरक्षा मंच। ध्यान दीजिएगा, यह जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा मंच है यह अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है वह है वाशिंगटन DC में। और जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा मंच है इसके अंतर्गत $6 बिलियन का फंड एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है वैश्विक खाद्य सुरक्षा मंच के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक। देखिए यह जो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक है यह यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में की गई थी और वर्तमान समय में इसमें 193 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट कुछ एग्रीमेंट की महत्वपूर्ण एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। तो पहला है द निस एग्रीमेंट, इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत ही ट्रेडमार्क को जारी किया जाता है। नेक्स्ट है लोकार्नो एग्रीमेंट। तो देखिए यह जो लोकार्नो एग्रीमेंट है वह 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और यह जो लोकार्नो एग्रीमेंट है इसी के अंतर्गत औद्योगिक डिजाइन को कह सकते हैं कि औद्योगिक डिजाइन पर किसी उद्योगों का सर्वस्व अधिकार को प्रदान किया जाता है लोकार्नो एग्रीमेंट 1968 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट 1971। स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट 1971 के अंतर्गत ही किसी भी पेटेंट को जारी किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा यह जो पेटेंट है वह दो ही वस्तुओं पर एवं उत्पादों पर पेटेंट को प्रदान किया जाता है। पहला प्रौद्योगिकी एवं दूसरा यूटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं वह है पेरिस कन्वेंशन। देखिए यह जो पेरिस कन्वेंशन है इसमें पेटेंट एवं औद्योगिक डिजाइन से संबंधित था पेरिस कन्वेंशन। नेक्स्ट पॉइंट है बर्न कन्वेंशन। जो बर्न कन्वेंशन है वह साहित्य एवं कला से संबंधित कॉपीराइट को प्रदान किया जाता है बर्न कन्वेंशन के अंतर्गत ही। लेकिन पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत दो ही महत्वपूर्ण बातें हैं, पहला कि पेटेंट और दूसरा कि औद्योगिक डिजाइन पर कॉपीराइट प्रदान किया जाता है पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत। लेकिन किसी प्रकार का साहित्य है एवं कोई आर्ट है तो उसको उस पर कॉपीराइट प्रदान किया जाता है बर्न कन्वेंशन के अंतर्गत। देखिए इसे संक्षिप्त में एक बार फिर मैं बता देता हूँ। पहला कि किसी वस्तुओं पर पेटेंट एवं औद्योगिक डिजाइन पर, इन दो पर जो पेटेंट प्रदान किया जाता है वह पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। लेकिन किसी प्रकार का साहित्य है एवं कोई आर्ट है तो उस पर जो कॉपीराइट प्रदान किया जाता है वह बर्न कन्वेंशन के अंतर्गत कॉपीराइट प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 ईस्वी में आया। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय पेटेंट अधिनियम कब आया तो इसका आंसर हो जाएगा 1970 ईस्वी में। और जो कॉपीराइट एक्ट आया था वह 1957 ईस्वी में कॉपीराइट एक्ट आया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन। जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन है यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान समय में 8 से 12 तक के छात्रों में नवाचार की भावना उत्पन्न करना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। 8 से 12 उम्र तक के
8 से 12 वर्ग तक के छात्रों में नवाचार इनोवेशन की भावना उत्पन्न करना राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और यह जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन है वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। नेक्स्ट पर हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन एक्ट। भारत में ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1999 ईस्वी में आया, भारतीय पेटेंट एक्ट 1970 ईस्वी में आया और दूसरा कॉपीराइट एक्ट 1957 ईस्वी में आया। तो आप लोग इसे तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूनियन स्टार्टअप। देखिए यह है यूनिकॉर्न स्टार्टअप। जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है इसमें 10 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। सपोज यदि किसी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का दर्जा कब प्रदान किया जाता है, तो यूनिकॉर्न का दर्जा प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप को 10 वर्ष से अधिक की सीमा नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी उम्र 10 वर्ष तक ही अधिकतम होनी चाहिए, तभी किसी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। और दूसरा, यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि कुल मूल्य उसका $1 बिलियन को पार कर गया हो। सपोज यदि किसी यूनिकॉर्न की स्थापना वर्ष 2018 ईस्वी में की गई, किसी स्टार्टअप की स्थापना वर्ष 2018 ईस्वी में एक स्टार्टअप प्रारंभ किया गया, ठीक है, और वर्ष 2023 या वर्ष 2025 आते आते इस स्टार्टअप का जो मूल्य है वह $1 बिलियन को पार कर गया, तो इस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि $1 बिलियन इसकी मूल्य आते आते वर्ष 2029 ईस्वी या वर्ष 2030 ईस्वी हो गया, तो यह तो 12 वर्ष हो गए। तो ऐसी स्थिति में इस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का दर्जा प्रदान नहीं किया जाएगा। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। यूनिकॉर्न का दर्जा प्रदान करने के लिए किसी स्टार्टअप की जो अधिकतम उम्र है वह 10 वर्ष ही अधिकतम उम्र होनी चाहिए, अर्थात 10 वर्ष के अंदर ही इस स्टार्टअप को $1 बिलियन की राशि पार कर जाना चाहिए, तो ही उस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का दर्जा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, वह है MSME। देखिए MSME के अंतर्गत जो वर्तमान समय में माइक्रो की सीमा है उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है अधिकतम 1 करोड़ की राशि तक, और उसका जो टर्नओवर होगा वह अधिकतम 5 करोड़ ही टर्नओवर हो सकता है। नेक्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज में 10 करोड़ की राशि तक इन्वेस्ट किया जा सकता है, और जो इसका टर्नओवर होगा वह 50 करोड़ की राशि तक इसका टर्नओवर हो सकता है, तो ही वह इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है मीडियम इंडस्ट्रीज। तो यदि हम लोग मीडियम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें 50 करोड़ रुपए की राशि तक अधिकतम इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसका जो टर्नओवर होगा वह 250 करोड़ रुपया इसका टर्नओवर अधिकतम हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। देखिए यह जो MSME है वह वर्तमान समय में भारत के GDP में 30% का योगदान करता है। MSME और भारत के एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात में 48% का योगदान है MSME का। MSME से संबंधित वर्ष 2020 ईस्वी में एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, उसका नाम है उद्यम पोर्टल। आप लोग इसे याद रखिएगा। सपोज प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत के निर्यात में MSME का योगदान कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 48%। और भारत के GDP में MSME का योगदान है 30%। और MSME से संबंधित वर्ष 2020 ईस्वी में एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, वह है उद्यम पोर्टल। नेक्स्ट है नेशनल बोर्ड ऑफ MSME। देखिए यह जो नेशनल बोर्ड ऑफ MSME है उसकी स्थापना वर्ष 2006 ईस्वी में की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं बल्क ड्रग पार्क की तरफ। तो देखिए यह जो बल्क ड्रग पार्क है, भारत के वर्तमान समय में 4 राज्यों में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना वर्तमान समय में भारत के 3 राज्यों में, जिनमें हिमाचल प्रदेश, दूसरा गुजरात और तीसरा आंध्र प्रदेश, इन्हीं 3 राज्यों में वर्तमान समय में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज की। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहला है पेट्रोलियम रिफाइनरी, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है स्टील यानी कि इस्पात, चौथा है कोयला, पांचवा है क्रूड ऑयल, छठा है नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, सातवां है सीमेंट और आठवां है फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक। इन्हीं 8 को 8 कोर इंडस्ट्रीज का दर्जा प्रदान किया गया है।
यदि 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें सर्वाधिक योगदान यानी कि सर्वाधिक भारांश है पेट्रोलियम रिफाइनरी का, वह है 28.04%। दूसरा है बिजली का 19.85%। तीसरा है स्टील अर्थात इस्पात का 17.92%। चौथा है कोयला जिसका भारांश है 10.33%। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, वह है पर्यटन क्षेत्र। तो देखिए यदि पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान समय में भारत की जीडीपी में जो पर्यटन क्षेत्र है यह 4.7% का योगदान करता है। और रोजगार में अर्थात जो भारत में जितने भी रोजगार प्राप्त किए जाते हैं उनमें से 7.3% हिस्सा है पर्यटन क्षेत्र का। पर्यटन क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण नीति जारी की गई है, वह है राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन नीति। यह पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा टूरिज्म से संबंधित एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसका नाम है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट्स 2030। देखिए यह जो मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट्स 2030 है यह प्रमुख पतन यानी कि बंदरगाहों के संचालन में वर्ष 2030 ईस्वी तक नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 60% करने का प्रावधान करता है। तो आप लोग सिर्फ इतना ही ध्यान दीजिएगा कि मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट्स वर्ष 2030 ईस्वी के तहत बंदरगाहों के संचालन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60% तक। नेक्स्ट है हरित ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई है। सपोज यदि प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान समय में हरित ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस की सीमा कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 किलोवाट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। तो देखिए यह जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है यह इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 ईस्वी तक विद्युत उत्पादन में 30% नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी भारत में होगी। अर्थात भारत में वर्ष 2030 ईस्वी तक जितने भी ऊर्जा सपोज यदि 100% ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो इसमें से जो 30% ऊर्जा उत्पादित होगी वह नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से की जाएगी। और इसका एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से वर्ष 2030 ईस्वी तक ऊर्जा की मांग में प्रति वर्ष 3% की वृद्धि होगी। सपोज यदि किसी वर्ष में ऊर्जा का मांग यदि 21% है तो वर्ष 2021 में यदि ऊर्जा की मांग 21% है तो वर्ष 2022 में इस रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा की मांग 24% होगी। अर्थात इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से वर्ष 2030 ईस्वी तक ऊर्जा की मांग में प्रति वर्ष 3% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट अब हम लोग कोयला के महत्वपूर्ण प्रकार की बात करें तो देखिए कोयला का मुख्य रूप से 3 प्रकार है। कोयला का मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं जिनमें पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस और तीसरा है लिग्नाइट। यदि एंथ्रासाइट की बात करें तो इसमें 80 से 95% तक कार्बन उपस्थित है। दूसरा बिटुमिनस इसमें 60 से 80% तक कार्बन उपस्थित है और तीसरा है लिग्नाइट इसमें 40 से 55% तक कार्बन उपस्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कोयला सूचकांक। यह जो राष्ट्रीय कोयला सूचकांक है वह कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक का जो आधार वर्ष है वह है वर्ष 2017-18 ईस्वी। अर्थात वर्ष 2017-18 ईस्वी को ही आधार मानकर राष्ट्रीय कोयला सूचकांक को जारी किया जाता है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स को देख लेते हैं। पहला कि विश्व का पहला संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो विश्व का पहला संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल का निर्माण गुजरात के भावनगर में किया जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है कुछ हॉलमार्क की बात करते हैं। तो देखिए जो ISI हॉलमार्क है यह मानक औद्योगिक उत्पादों के लिए जारी किया जाता है। एग मार्क है तो एग मार्क कृषि उत्पादों के लिए जारी किया जाता है। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर मार्क, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर मार्क है वह सभी प्रकार के प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए फूड प्रोडक्ट ऑर्डर मार्क को जारी किया जाता है। और यह जो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर मार्क है वह खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है BIS हॉलमार्क। जो BIS हॉलमार्क है वह सोने एवं चांदी जैसे धातुओं के आभूषण के लिए BIS हॉलमार्क को जारी किया जाता है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह महत्वपूर्ण प्रकार के हॉलमार्क हैं।
नेक्स्ट है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो देखिए, यदि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ईस्वी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। और जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है यह एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी। जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी और इसके दो साझेदार हैं, अर्थात दो संघ या उद्योग या मंत्रालय के द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की गई थी, जिनमें पहला है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और दूसरा है भारतीय उद्योग संघ। इन्हीं दोनों ने मिलकर वर्ष 1997 ईस्वी में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, यदि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यदि किसी कंपनी का नेट वर्थ 500 करोड़ रुपया है या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपया है या उसका जो शुद्ध लाभ है वह एक वर्ष में 5 करोड़ रुपया है, तो इन कंपनियों के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात CSR अनिवार्य किया गया है। इन कंपनियों के लिए जो CSR है वह अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। इन कंपनियों के लिए जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ रुपया हो या टर्नओवर उनकी 1000 करोड़ रुपया हो या उनकी शुद्ध लाभ एक वर्ष में 5 करोड़ रुपया हो। तो CSR के अंतर्गत नेट प्रॉफिट का 2% दो क्षेत्रों पर, पहला पर्यावरणीय क्षेत्र और दूसरा सामाजिक क्षेत्र, इन पर खर्च करना आवश्यक है। यदि इस राशि को खर्च नहीं किया जाता है तो इनके अंतर्गत सिविल कोड के अंतर्गत इन पर सिविल कोड के अंतर्गत इन पर केस दर्ज किया जा सकता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।